भैरवपुर गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कब्रिस्तान फैला हुआ था। दिन के उजाले में भी चरवाहे अपनी मवेशियों को उस तरफ ले जाने से कतराते थे और सूरज ढलते ही उस रास्ते पर सन्नाटा बिछ जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हर अमावस की रात कब्रों के बीच एक लालटेन टिमटिमाती है, जिसे थामे एक बूढ़ा चौकीदार गश्त लगाता है। करीम बख्श। अजीब बात यह थी कि पंचायत के कागजात के मुताबिक करीम बख्श की मौत 30 साल पहले ही हो चुकी थी। भैरवपुर के नए पटवारी के रूप में कार्यभार संभाला। जमीन के पुराने रिकॉर्ड दुरुस्त करते समय उसकी नजर कब्रिस्तान के एक अनाम टुकड़े पर पड़ी, जो किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम दर्ज था। नरेश ने जब सरपंच से इस बाबत पूछा तो सरपंच का रंग उड़ गया। उसने धीमी आवाज में ताकीद की, पटवारी साहब, उस फाइल को बंद ही रहने दीजिए। जो राज दफन है उन्हें उखाड़ने की कोशिश मत कीजिए। नरेश से रहा नहीं गया। उस रात उसने पंचायत के पुराने अभिलेख निकाले। सन 1996 की एक धूल भरी फाइल में उसे करीम बख्श की नियुक्ति का फरमान मिला, लेकिन पन्ने के निचले हिस्से में लाल स्याही से एक अजीब वाक्य दर्ज था, चौकीदार मृत घोषित, लेकिन ड्यूटी जारी। उस रात दफ्तर से लौटते वक्त कब्रिस्तान के पास नरेश की मोटरसाइकिल का इंजन अचानक बंद हो गया। घना सन्नाटा और दूर पीली रोशनी का एक बिंदु। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए कब्रों के बीच चल रहा था। नरेश ने आवाज दी, बाबा, इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा रुका पर मुड़ा नहीं। उसकी थरथराती आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था पटवारी साहब। जब वह मुड़ा तो उसका चेहरा बिस्कुट की तरह सूखा और पीला था। उसने कहा, मैं करीम बख्श हूं। नरेश का खून जम गया। पर आप तो 1996 में। करीम बख्श के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान उभरी। मैं जिंदा कहां हूं साहब, बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। करीम नरेश को कब्रिस्तान के सबसे अंधेरे कोने में ले गया, जहां एक बेनाम कब्र बनी थी। इसे हर रात ढके रखना पड़ता है, करीम ने फुसफुसाते हुए कहा। इसके अंदर कौन है? नरेश ने कांपती आवाज में पूछा। कोई नहीं, और यही डर की बात है। इसके अंदर वो शैतान है जो बाहर आने को छटपटा रहा है। अगली सुबह नरेश ने 1996 के रिकॉर्ड खंगाले। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, देवेंद्र मलिक, गांव का निर्दयी जमींदार। सुराग तलाशते हुए नरेश गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जमुना दाई के पास पहुंचा। जमुना दाई ने कांपते हाथों से चाय का कुल्हड़ पकड़ा और बताया, 1996 में देवेंद्र को जमीन की खुदाई के दौरान एक लोहे की पेटी में पुरानी काली लालटेन मिली थी। वह लालटेन कोई मामूली चीज नहीं थी, वह भटकती रूहों को खींचती थी। देवेंद्र के घर में वो लालटेन आते ही गांव में अकाल मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। करीम ने गांव को बचाने के लिए उस लालटेन को कब्रिस्तान में गाड़ दिया था, पर देवेंद्र के लालच ने उसे चैन से रहने नहीं दिया। दाई ने आगे बताया, उस खूनी रात कुल 13 लोग मारे गए थे। 12 के शव मिले और दफनाए गए, लेकिन 13वां शव गायब था, देवेंद्र मलिक का। नरेश को तुरंत याद आया, करीम उसे जिस बेनाम कब्र के पास ले गया था वही 13वीं कब्र थी। नरेश भागता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा। करीम लालटेन लिए उसी कब्र पर खड़ा था। देवेंद्र की रूह इस जगह को अपना साम्राज्य बनाना चाहती है। करीम ने चेतावनी दी, अगर तुमने रजिस्टर में उसका नाम पूरा लिख दिया तो उसकी रूह इस कब्र में कैद हो जाएगी, लेकिन अगर अधूरा छोड़ा तो वह बाहर निकल आएगी। नरेश ने कांपते हाथों से पत्थर पर देवेंद्र मलिक का नाम उकेरना शुरू किया। तभी तेज आंधी चली और सारी लालटेनें एक साथ बुझ गईं। कब्र की मिट्टी खिसकने लगी और अंदर से भारी गर्जना हुई। तुमने मुझे फिर से कैद कर दिया। करीम चिल्लाया, पीछे मत देखना पटवारी। लेकिन नरेश संयम खो बैठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके ठीक पीछे धुएं का एक विशाल भयानक साया खड़ा था। सीन 13 और 14। करीम ने अपनी जान पर खेलकर नरेश को धक्का दिया और साये के सामने आ गया। भागते भागते करीम ने चीख कर कहा, देवेंद्र उस रात मरा नहीं था,
उसने खुद बलि चढ़ाकर काली शक्तियों को हासिल किया था और मुझे मार डाला था। मैंने मरते वक्त कसम खाई थी कि जब तक मेरी रूह जागेगी उसे बाहर नहीं आने दूंगी। अचानक कब्रिस्तान के बीचों बीच जमीन फटी और वही काली लालटेन बाहर निकल आई। करीम ने लालटेन को उठाया और कब्र के मुहाने पर रख दिया। अब मेरी ड्यूटी पूरी हुई पटवारी साहब, करीम धुंधलाते हुए। सुबह की धुंध सूरज की पहली किरण के साथ कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। गांव वालों को नरेश कब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर बेहोश मिला। उसके हाथ में बुझी हुई काली लालटेन थी। जब नरेश को होश आया और उसने दफ्तर जाकर वही पुरानी फाइल खोली तो करीम बख्श के नाम के आगे लाल स्याही से एक नई तारीख लिखी हुई थी। ड्यूटी समाप्त 18 अगस्त 2026।